सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी इनकी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इस सब्जेक्ट की ये 9th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, मतलब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बनी थी उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बीएड एग्जाम में अगर बात की जाए तो। देख सकते हो आप, इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह क्वेरी कर रहे हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको आपकी यूनिवर्सिटी के पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एनईपी जो हमारी 1986 थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसे हम शॉर्ट में एनईपी भी कह देते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 यही शिक्षा नीति प्रभावी थी जिसे 1992 में हमने संशोधन किया था। 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है, मोदी जी जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं 2020 में, उससे पहले जो शिक्षा नीति 1986 है यही प्रभावी थी, जो मुख्य रूप से इसी के आधार पर हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही थी और इसी के आधार पर जो हमारे विद्यालयों का निर्माण है, जो स्कूली एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, वो सब डिसाइड किया गया था इसी के आधार पर। चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जनवरी 1985 में महात्मा गांधी, उस टाइम पढ़ दो, महात्मा गांधी कह रहा हूं मैं। जनवरी 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने, राजीव ये कट लगेगा। जनवरी 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव, या तो मैं तेजी कर रहा हूं या मैं ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ और मुंह से कुछ और निकल रहा है, जो कि बार बार हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं देता ग्रेड। जनवरी 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने घोषणा की थी कि राष्ट्र के लिए नई शिक्षा नीति का निर्माण किया जाएगा। उनके आदेशानुसार या उनके निर्देशों के अनुरूप 1986 में नई शिक्षा नीति का प्रारूप बनाकर तैयार कर दिया गया। इस शिक्षा नीति के आधार पर ही भारत में जो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए थे। यह शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, इसी कारण इस शिक्षा नीति को हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से जानते हैं। इस शिक्षा नीति का 1992 में संशोधन भी हुआ था, जिसे हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 या फिर संशोधित शिक्षा नीति 1992 के नाम से जानते हैं। अब चलो इसकी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स के बारे में बात करते हैं। जो हमारी एनईपी थी 1986, इसने काफ़ी सारे जो एस्पेक्ट्स हैं एजुकेशन के उन सबको टच किया था। तो इसका मतलब अगर हम हेडिंग बनाना चाहें तो काफ़ी सारी हेडिंग बन जाएंगी। इसमें मैंने 20 हेडिंग ली हुई है, देखो टोटल। और भी बन सकती हैं, अगर आप एनईपी को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि और भी ज़्यादा हेडिंग बन सकती है, लेकिन मैंने 20 हेडिंग ली हुई है, काफ़ी हो जाती हैं। एग्जाम में आप 15 तो लिख ही देना। इन हेडिंग्स में थोड़ा थोड़ा लिखते जाना, एक एक दो एक दो लाइन लिख देना, ज़्यादा ज़्यादा 3 लाइन लिख देना एक हेडिंग में, तो लगभग 15 हेडिंग तो लिख ही देना आप पेपर में। अब एक एक करके हम इन हेडिंग्स के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि एनईपी ने भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कौन कौन से सुझाव दिए हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, मतलब हमारी जो शिक्षा है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। एनईपी जो 86 थी उसने 10+2+3 स्ट्रक्चर पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही थी। 10+2+3, 10+2+3। अब देखो इसी सूत्र पर 10+2+3, इसी सूत्र पर हमारी शिक्षा अब तक भी चल रही है। 10 का मतलब है कक्षा 10 तक की सामान्य स्कूली शिक्षा होगी, 2 का मतलब है 2 वर्षों की इंटरमीडिएट शिक्षा होगी, और 3 का मतलब है 3 वर्षों की ग्रेजुएशन शिक्षा होगी। तो ये एक इन्होंने सूत्र दिया था, स्ट्रक्चर दिया था कि जो हमारी शिक्षा की संरचना है 10+2+3 फॉर्मूले पर आधारित होगी। अब इस 10+2+3 ये भी फॉर्मूला है, इसे भी अगर हम ज़्यादा तोड़ना चाहें तो हम देख सकते हैं कि हमारी शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से मिलता है। 5 वर्षों की तो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होगी कक्षा 1 से 5 तक, उसके बाद 3 वर्षों की अपर प्राइमरी उच्च प्राथमिक शिक्षा होगी हमारी कक्षा 6 से 8 तक की, 2 वर्षों की हमारी माध्यमिक शिक्षा होगी, माध्यमिक स्तर 9 और 10,
और 2 वर्षों का उसके बाद इंटरमीडिएट स्तर कक्षा 11-12, उसके बाद 3 वर्षों का स्नातक स्तर होगा। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया था NEP 1986 में कि हमारे स्कूली एजुकेशन या एजुकेशन का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। और आप अपने आसपास देखो, सारे स्कूल इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। या तो स्कूल 5वीं क्लास तक का होगा या 8वीं क्लास तक का होगा, या हमारा 10वीं क्लास तक का होगा या 12वीं क्लास तक का होगा, क्योंकि यही हमारे स्टेजेस बनाई गई हैं लेवल। तो कोई से एक लेवल को स्कूल क्वालिफाई करता होगा। नेक्स्ट है प्री प्राइमरी एजुकेशन। अब देखो इन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात कही और जो हमारी स्कूली शिक्षा थी उसे भी इम्प्रूव करने की बात कही। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए और प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए। देखो हम क्या करते हैं, बच्चों के आधार पर शिक्षकों की व्यवस्था करते हैं। जैसे 30 बच्चों पर या 25 बच्चों पर हम एक शिक्षक की व्यवस्था करते हैं। तो NEP ने यह कहा था कि मिनिमम 2 टीचर किसी भी प्राइमरी स्कूल में होने चाहिए, चाहे वो प्राइमरी स्कूल इंडिया में किसी भी जगह पर है, दूर दराज के किसी गांव में है, पर मिनिमम 2 टीचर जरूर होने चाहिए प्राइमरी स्कूल में, जिनमें से एक महिला जरूर होनी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए महिला? क्योंकि महिला छोटे बच्चों को थोड़ा प्यार से समझाती है। जो टीचर बाबू होते हैं, मास्टर जी में पिटाई लगाते हैं उसकी ज़्यादा, इस वजह से महिलाओं को हम रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक प्रवेश और 18 वर्ष तक की आयु तक ठहराव पर बल देना चाहिए हमें। मतलब हमें बल देना चाहिए कि सब बच्चे जो भी हमारे देश के सार्वजनिक, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, सबके पास शिक्षा की व्यवस्था हो, सब बच्चे स्कूल में एडमिशन लें और 14 वर्ष की आयु तक विद्यालय में रहें। मतलब स्कूल छोड़कर वे न जाएं। चलो, शारीरिक दंड निषेध कर दिया इन्होंने, मार पिटाई बिल्कुल भी किसी की बर्दाश्त नहीं होगी। इस वही बात जो यहाँ पर लिखी हुई थी वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि प्राइमरी एजुकेशन का सार्वभौमिकरण करेंगे। इस साल तक इस आयु के बच्चों के लिए और इस साल तक इस आयु के बच्चों के लिए हम स्कूलों की पूरी व्यवस्था कर देंगे। तो वो बात पढ़ के अपने पेपर में लिखना चाहिए, लिख सकते हैं। अब माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण पर भी बल दिया उन्होंने। व्यवसायीकरण का मतलब होता है हमें अपनी शिक्षा में ऐसे ऐसे विषय रखने हैं जिन्हें पढ़कर बच्चे कोई अपना बिजनेस शुरू कर सके या उनकी नौकरी लग जाए। चाहे वो पत्तल बनाना हो, चाहे वो डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो सकता है। उसे पढ़कर नौकरी लग जाए उनकी, पत्तल बनाना, पशुपालन, बागवानी, कृषि करना, ये जो हमारा फल वगैरह का उत्पादन करते हैं, इतने सारे कल्चर होते हैं, हेरिकल्चर वगैरह वगैरह सब कुछ होते हैं। इसके अलावा पॉलिटेक्निक, जो हमारा ट्रेनिंग वगैरह होती है बच्चों की, छोटी मोटी कर देते हैं, मशीन चलाने में सीख जाते हैं, उसके बाद में नौकरी कर सकते हैं। तो हमें अपने शिक्षा से ऐसे सब्जेक्ट जोड़ने हैं कि बच्चे उसे प्राप्त करके कोई नौकरी कर सके, सफल हो जाए, अपने जीवन में पैसा कमा सके। सब चीज पैसे की है, दिस इज बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च शिक्षा या फिर खुला विद्यालय। अब देखो हमें उच्च शिक्षा में इंप्रूव करना है। वर्तमान समय की मांगों को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा को दोबारा से एक तरह से पुनर्गठित करना है, दोबारा से उसे तैयार करना है वर्तमान समय की मांगों के अनुसार। साथ ही ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह का निर्माण करना है। और अभी 1-2 साल पहले, कुछ शायद पिछले साल ही, जो हमारी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की शुरुआत हुई है, इसे और समृद्ध करना है। और इस इग्नू को इतना समृद्ध किया गया, आज ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है इग्नू। शिक्षा में समानता लानी है, महिलाएं हो, बच्चे हो, हमारा जातिवाद, भेदभाव, लिंग, धर्म, किसी के आधार पर कोई भेदभाव शिक्षा में नहीं होना चाहिए। सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा, इन्होंने ये भी कहा कि प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए हमें, और इसके लिए जो हमारे पास NGO वगैरह हैं, समाज है, उसका सहयोग लेना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए हमें। प्रौढ़ शिक्षा का मतलब है जो हमारे समाज के युवा, बड़े लोग जो हैं, शिक्षा लेने से वंचित रह गए हैं, उन्हें शिक्षा देनी है। जो हमारे बड़े लोग हैं, माता पिता, हमारे बच्चों के जो माता पिता वगैरह हैं, वे युवा हमारे समाज के अनपढ़ रह गए हैं, उन युवाओं को ही हमें अलग से शिक्षा देनी है। तो प्रौढ़ शिक्षा पर बल देना चाहिए और प्रौढ़ कार्यक्रमों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार संगठित करना चाहिए और उनमें युवाओं को प्रशिक्षण भी देना चाहिए। कुछ ऐसी ऐसी बातें NEP ने कही हैं। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा। अब स्त्री शिक्षा पर भी बल देने की बात की उन्होंने कि प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, समाज के लोगों का सहयोग लेना चाहिए हमें। तो स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा विकलांगों की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए हमें। इन्होंने कहा शारीरिक मानसिक रूप से जो विकलांग बालक हैं, ऐसे बालकों को सामान्य छात्रों के साथ सहभागी बनाने पर बल देना चाहिए। विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, अधिक विकलांगों के लिए जिले स्तर पर छात्रावास,
कि इस तरह के प्रयास करने चाहिए। सिंपल से ये भी लिख देना कि विकलांगों की शिक्षा में सुधार करना चाहिए, अलग से उनके लिए छात्रावास विद्यालय वगैरह खोले जाने चाहिए, उन्हें हो सके तो सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देनी चाहिए। इसी तरह की बातें इन्होंने कही है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर भी बल देना चाहिए हमें। जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी शिक्षा में गुणात्मक मात्रात्मक सुधार करने चाहिए, सामाजिक भेदभाव वगैरह खत्म करना चाहिए और प्रेरित करना चाहिए कि मैं भी स्कूल में एडमिशन ले अल्पसंख्यक बालक में। जो हमारी SC ST है, SC ST जो हमारी कैटेगरी है उसमें काफ़ी सारी कास्ट आ जाती है, तो कास्ट मत कहा करो, कुछ बच्चे SC ST कास्ट कहते हैं, SC ST कैटेगरी है। तो जो हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST जो हमारी कैटेगरी है उसके बच्चे भी स्कूल में आए, प्रवेश लें, एडमिशन लें, शिक्षा प्राप्त करें। तो इसके लिए भी हमें प्रेरित करना होगा, इसके लिए हमें योजना चलानी चाहिए अलग अलग, निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास, आवासीय विद्यालय, उन्हीं प्रकार के जैसे SC ST है ना, तो उन्हीं प्रकार के शिक्षकों की नियुक्ति। तो इस तरह से सारे काम हमें करना चाहिए। और जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, इनकी शिक्षा व्यवस्था, इनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और प्रेरित करना चाहिए कि ये भी शिक्षा ले। नेक्स्ट है शैक्षिक तकनीकी। अब देखो 1986 आ गई है, इस टाइम तक लड़ाई बज रही थी भारत में, कंप्यूटर आएगा या नहीं आएगा। अगर कंप्यूटर आ गया तो हमारी नौकरी खा जाएगा कंप्यूटर। देखना एक बार इंडिया में कंप्यूटर की हिस्ट्री आप। तो जो राजीव गांधी जी है वे लेकर आए थे कंप्यूटर। हम यही जो कांग्रेस वाले हैं ये बात कहते हैं कि कंप्यूटर आज जो चला रहे हो राजीव गांधी जी की देन है। तो इस शिक्षा नीति में राजीव गांधी जी ने तकनीकीकरण पर बल दिया था कि हमारे देश का तकनीकीकरण होना चाहिए, तकनीकी की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। कंप्यूटर वगैरह ये जो तकनीकी उपकरण है इन्हें चलाना भी आना चाहिए और साथ में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हमें तकनीकी उपकरणों का भी प्रयोग करना चाहिए। आधुनिक लेवल पर जो भी तकनीकी है हमारी, उस सब ICT वगैरह का यूज करना चाहिए और उस तकनीकी उपकरणों का यूज करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। देखो कंप्यूटर साक्षरता, अब कंप्यूटर समाज का शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। तो कंप्यूटर के बारे में जानकारी देना, कंप्यूटर में सभी को साक्षर बनाना चाहिए, मतलब कंप्यूटर की शिक्षा भी हमें सब बच्चों को देनी चाहिए। ये बात इसमें लिखी हुई है। शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में लिखा हुआ है कि हमें शिक्षक प्रशिक्षण पर बल देना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या लिखा हुआ है? अध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का मुख्य भाग माना जाता है, क्योंकि ये नागरिकों और समाज के निर्माणकर्ता होते हैं। इसलिए अध्यापकों की सेवा शर्तों में सुधार करना चाहिए, उनके वेतनमान बढ़ाने चाहिए, पदोन्नति के अवसर देने चाहिए, प्रमोशन वगैरह उन्हें देना चाहिए। अध्यापकों का जो ट्रांसफर वगैरह है, प्रशिक्षण वगैरह है, उनके नियमों को अधिक आकर्षक अच्छा बनाना चाहिए। और एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है, हर जिले में एक डाइट की स्थापना करनी चाहिए। मतलब हर जिले में एक डाइट की स्थापना होनी चाहिए। डाइट जो एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स होते हैं उन्हें ट्रेनिंग देता है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो एजुकेशन के फील्ड में ट्रेनिंग देता है। डाइट प्राइमरी लेवल तक हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, डाइट जो हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं। साथ में डाइट ही जो हमारे ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, समय समय पर जो हमारे टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग के लिए स्पेशल प्रोग्राम आते रहते हैं, वो डाइट ही लेकर आता है। डाइट के तो काफ़ी सारे काम है, अगर डाइट के बारे में कभी पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा मैं। नेक्स्ट हमारा परीक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए, सेमेस्टर प्रणाली को लागू करना चाहिए, ग्रेड हमें प्रदान करने चाहिए, छात्रों को फेल नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट उन्हें कम ग्रेड दे देने चाहिए, डायरेक्ट फेल नहीं करना चाहिए। कुछ इस तरह की बातें इन्होंने कही हैं। और हमें निरंतर मूल्यांकन पर बल देना चाहिए, समग्र विकास पर मूल्यांकन के द्वारा। ऐसा नहीं है बस बच्चे की बुद्धि का मूल्यांकन करें, CCE पर हमें बल देना चाहिए। चलो, खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के बारे में भी इन्होंने कहा है शिक्षा नीति ने कि बच्चों को जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें खेलकूद और शारीरिक शिक्षा को जोड़ना चाहिए। और आज भी आप देखो आपके जो स्कूल हैं गेम्स वगैरह होते हैं उसमें इसी वजह से होते हैं। खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा को अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना गया है। इसके विकास के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। क्रीड़ा स्थलों, उपकरणों, परंपरागत खेलों के विकास, योग शिक्षा आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। NCC NSS में भी भाग लेना अनिवार्य करना चाहिए बच्चों का। अब देखो ये भी NCC और NSS की व्यवस्था होती है हमारे स्कूल में। इसी वजह से, क्योंकि स्कूल लेवल पर हम NCC NSS को बढ़ावा दे रहे हैं, इसी वजह से NSS का कैंप लगाया जाता है B.Ed BTC के लिए, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा NSS में क्या काम होता है। तो स्कूल लेवल पर जब NSS के प्रोग्राम वगैरह का आयोजन करेंगे तो उन्हें पता रहेगा एटलीस्ट। नवोदय विद्यालय, ये नवोदय विद्यालय देखो गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, बट लिख सकते हैं हम। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, उसने ग्रामीण आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने की सिफारिश की थी। इसमें लिखा हुआ है
कि हर जिले में एक ग्रामीण आवासीय विद्यालय होगा। ग्रामीण आवासीय विद्यालय मतलब ग्रामीण विद्यालय जिसमें ज्यादातर बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के होंगे, ऐसा विद्यालय। आवासीय विद्यालय मतलब बच्चे वहीं स्कूल में ही रहेंगे, आवास उनका स्कूल में ही होगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विद्यालयों की स्थापना करनी है हमें जिसमें बच्चे वहीं पर रहेंगे स्कूल में ही, और वो क्या करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे हैं। तो इस शिक्षा नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना करने की सिफारिश की गई थी। तो उस टाइम पर कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण आवासीय विद्यालयों की स्थापना की थी और उनका नाम जवाहर नवोदय विद्यालय रखा गया था। समझ में आई बात। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना भी हमारे यहीं से शुरू होती है। जो जवाहर नवोदय विद्यालय है इसमें 75% छात्र ग्रामीण होते हैं। इन विद्यालयों को नवोदय विद्यालय के नाम से शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यह भी बहुत अच्छी बात है इसमें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसमें शिक्षा नीति में ये लिखा हुआ है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से हम एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे जिसमें जो हमारे प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं हमारे भारत में, उन प्राइमरी स्कूलों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेंगे। क्योंकि 86 की बात है, ये 1986 की, उस टाइम पर स्कूलों में बैठने के लिए वो भी नहीं हुआ करती थी टाट पट्टियां, बच्चे घर से लेकर आया करते थे अपने बैठने का कोई साधन, कोई गट्टा वगैरह, कोई बोरी, कुछ भी, टेबल वगैरह तो छोड़ दो आप, चेयर वगैरह, तो बैठने के लिए टाट पट्टियां वगैरह भी नहीं हुआ करती थी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा ये कहा गया था कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं उन स्कूलों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेंगे हम। क्या क्या, किताबें, इसके अलावा बैठने की सुविधा, घंटी, बाथरूम, जो हमारे प्रधानाचार्य है उसका एक कमरा, तो मतलब ये बेसिक चीजें, बाथरूम और घंटी, ये चीजें भी नहीं थी, ये प्रदान करेंगे हम। शैक्षिक अपव्यय अवरोधन पर फोकस करेंगे। अपव्यय अवरोधन का मतलब होता है बच्चे या तो स्कूल में एडमिशन नहीं लेते, अगर लेते हैं तो वे फेल हो जाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। तो इन सब चीजों को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। बच्चों को स्कूल में लेकर आएंगे, फेल नहीं करेंगे उन्हें, और कोशिश करेंगे कि वे बीच में अपनी पढ़ाई न छोड़े। तो छात्रों को फेल नहीं करना, हमें कोशिश करना है कि हमें बच्चे पूरे वर्ष जिस सत्र में एडमिशन लिया है उसे पूरा करें। शिक्षा की अर्थव्यवस्था के बारे में इन्होंने यही कही है बात कि भारत सरकार अपनी आय का जीडीपी का 6% शिक्षा पर जरूर खर्च करेगी। इसके साथ ही दूसरे क्षेत्रों से भी सहयोग लेगी। नेक्स्ट है पुस्तकों की गुणवत्ता पर भी इन्होंने बल दिया कि पुस्तकों को इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसे जो लेखक हैं, लेखकों को प्रेरित करना चाहिए, अच्छे लेखक हैं कि वे पुस्तक लिखे। सृजनात्मक लेखकों को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए पुस्तकों को लिखने के लिए। सभी शिक्षा संस्थाओं में पुस्तकालय की व्यवस्था करनी चाहिए और पुस्तकालय अध्यक्षों के स्तर पर अपेक्षित संशोधन और सुधार करने का बल देना चाहिए। पुस्तकालय अध्यक्षों, तो ये देखा मतलब पुस्तकालय वगैरह की व्यवस्था करनी है, अच्छे पुस्तकालयों का निर्माण करना है और लेखकों को भी हमें बढ़ावा देना है कि वे अच्छी अच्छी पुस्तकों को लिखें। तो ये हमारी देखो आसान थी शिक्षा नीति, टफ नहीं है। एक बार आप इसे पढ़ लोगे आपके दिमाग में रह जाएगी बातें। तो जो भी आपके दिमाग में बातें रह जाएं वे आप पेपर में लिख सकते हो वहां पर। तो ये 20 पॉइंट है, कोशिश करना 15 तो लिख ही देना, लेकिन 12 तो मस्ट है, 12 के बिना तो आप आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको आपकी जो भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी रहती है स्पेशल, उस यूनिवर्सिटी के लिए नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, आई होप इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने ग्रुप्स वगैरह में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।